और केवल ऑपरेशन ही नहीं, बिना ऑपरेशन से भी मरीज़ काफ़ी ठीक हो सकते हैं। आप अगर हमारा पूरा रिकॉर्ड देखोगे 3 महीने में, तो 15 तो ऑपरेशन किए हैं, 20 ऑपरेशन किए हैं, बट 300 से 400 तो मरीज़ बिना ऑपरेशन के एडमिट होके दवा से, प्रॉपर उपचार, फिजियोथेरेपी से भी ठीक होके गए हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तो जैसे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डिब्रूगढ़ से जो भी इलाज होता है वो आधे से कम दाम में हमारे यहाँ हो जाता है। गुवाहाटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डिब्रूगढ़ से भी ज़्यादा पैसा लगता है। कौन से विशेष तौर पर लक्षण होते हैं जो न्यूरो के? तो सब में कॉमन जो होता है, सर में या रीढ़ की हड्डी में चोट आना, दूसरा होता है कि प्रेशर स्ट्रोक, लकवा मार जाना, तीसरा हो जाता है मिर्गी की बीमारी, झटके आ जाना, अचानक एक आँख में ब्लाइंडनेस हो जाना, चेहरे में अचानक दर्द उठना, गर्दन, हाथ, पैर, कमर में नसों का दर्द बढ़ना, सियाटिका या सर्वाइकोब्रैकियल्जिया जिसे हम कहते हैं, और ऊपर से ब्रेन ट्यूमर एंड स्पाइनल ट्यूमर। ऐसे एक बहुत बड़ा एरिया है ब्रेन और स्पाइन सर्जरी बोला तो। एंड हम अधिकतम सर्जरीज अभी यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली में, चेन्नई में जिस स्तर पे सर्जरी होती है, उस स्तर की सर्जरी आज हम चबुआ में कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रही है। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लगातार जो जानकारी है देते हैं, किस तरह चबुआ सेंट लुक्स हॉस्पिटल जो है अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग चिकित्सा का व्यवस्था विशेष तौर पर करते आया है। और जो चिकित्सक है विशेष तौर पर बाहर से लाए जा रहे हैं, जो विशेष चिकित्सक रहते हैं, जो विशेषज्ञ है उस रोग के, उन्हें लाए जाने का एक विशेष तौर पर व्यवस्था किया गया है, जिसके वजह से काफ़ी जो रोगी है जिन्हें बाहर जाना पड़ता था, आज अपने ही ज़िले में, अपने ही राज्य में वो अपना चिकित्सा करवा पा रहे हैं। और इसी वजह से काफ़ी लोगों को राहत भी मिली है। और एक बार फिर से डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी मेरे साथ उपस्थित रहेंगे, जो मुंबई से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और डॉक्टर साहब के पास मैं फिर से आऊँगा और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कहेंगे, शुरुआत जब आपने किया था, आपने शुरू से ही कहा था कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आपने चिकित्सा किया है, लेकिन यहाँ के रोगी जो विशेष तौर पर है उन्हें चिकित्सा एक दिया जाए, यह सोच लेकर आप उपस्थित हुए थे। तो यह सफ़र जो रहा लगभग कितने दिनों का रहा और अभी तक का जो मूल एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। अभी लगभग मुझे 3 माह से ज़्यादा समय हो चुका सेंट ल्यूक हॉस्पिटल में। शुरुआत में तो मैं कुछ दिन आने वाला था और ऐसे ही कंटिन्यू विजिटिंग रखने वाला था, बट यहाँ का माहौल और यहाँ के लोगों की ज़रूरत ध्यान में लेते हुए ओनर ने भी, सेंट ल्यूक हॉस्पिटल के मालिक ने भी रिक्वेस्ट किया और मैंने भी हाँ भर दी कि मैं अब यहाँ पे फुल टाइम उपस्थित रहूँगा। तो गए 2 महीने से मैं यहाँ पे फुल टाइम बोल के काम कर रहा हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे अस्पताल और अच्छे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश है या डिब्रूगढ़, तिनसुकिया के आजू बाजू का आसाम का पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो इस एरिया से इनको डिब्रूगढ़ जाना या गुवाहाटी जाना और अगला बड़ा ट्रीटमेंट करवाना ये काफ़ी खर्चीला और मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ब्रेन और स्पाइन के ऑपरेशन के लिए जो सारी ज़रूरतें थी वो सारी हमने इक्विपमेंट्स, माइक्रोस्कोप, सीआर्म, न्यूरो ऑपरेशन टेबल, ये सारी व्यवस्था हमने उपलब्ध करा दी। और साथ साथ में आईसीयू को भी अच्छा मॉडरेट अपग्रेड कर दिया, जिसके तहत वहाँ पे अभी वेंटिलेटर, एबीजी, सारे मॉनिटर्स, ऑक्सीजन सक्शन, ये सारी सुविधाएं हैं। तो केवल इस 2 माह के अंदर हमने यहाँ पे से 15 से 20 मेजर ऑपरेशंस किए ब्रेन और स्पाइन के। इसमें कुछ प्रेशर स्ट्रोक के थे, जिसमें खून एकदम जम जाता है ब्रेन के अंदर और पेशेंट बेहोश कोमा में चले जाता है। तो ऐसे ऑपरेशंस के, चोट लग के जो यंगस्टर्स आते हैं मोटरसाइकिल पे गिर के, उनको सर में फ्रैक्चर होना, उसकी वजह से अंदर ब्लड का क्लॉट जमा होना, वो भी ऑपरेशन किए। और स्पेशली स्पाइन के लिए गर्दन बोलो या कमर की रीढ़ की हड्डी के जो डिस्क स्लिप होने से सियाटिका हो जाता है और नस बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रेस हो जाती है, तो वो भी हमने काफ़ी ऑपरेशन किए। एंड लकीली अभी तक जो ऑपरेशंस हुए वो सक्सेसफुल हुए हैं।
और उससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिली है। जो पेशेंट चल नहीं सकते थे इस अवस्था में अस्पताल में आए, वो लोग अस्पताल से हंसते हंसते चल के गए हैं। रोगी के लिए तो कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है, हर बीमार उसे पीड़ा देती है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। मानो असंभव को आप संभव कर दिखाते हैं, भगवान के बाद आपको चिकित्सक को एक रूप दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा खास डिफ़िकल्ट केसेस थे जो लगभग रोगी को असंभव लग रहा था, लेकिन आपने उन्हें संभव कर दिखाया? पहली बात तो कहना चाहूँगा, डॉक्टर भी एक इंसान ही होता है, हम लोग भगवान नहीं होते हैं। बट अगर हम प्रामाणिकता और दृढ़ता से अगर सही मायने से इलाज करें तो शायद ऊपर वाला भी मेहरबान होके अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। तो क्रेडिट तो फाइनली भगवान का ही है कि वो हमारे हाथों से पेशेंट की सेवा करवा रहा है। बीच में जो मैंने कहा, अभी प्रेशर स्ट्रोक का एक पेशेंट आया था, बड़ा अजीब सा उसका ब्लीडिंग था, जैसे मानो कि ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया हो। राइट साइड में आगे की तरफ है, बड़ा खून क्लॉट था, पेशेंट अनकॉन्शियस था और देरी करते तो कोमा और डेथ भी हो सकता था। हमने तुरंत रिश्तेदारों को बोला कि ये ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। और पेशेंट को तो एक साइड का पैरालिसिस और बोलने की क्षमता, उसका होश सारा खो चुका था। तो उन्होंने भी हाँ भर दी और फिर हमने रातों रात वो ऑपरेशन किया और उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे होश में आने लग गया। कमज़ोरी अभी भी है, मगर बोलने की क्षमता वापस आने के लिए एक एक दो दो शब्द बोलने का प्रयास करने लगा है और सुधार के रास्ते पे है। उनका जो ऊपरी हिस्सा था, सर का जो खोपड़ी, शायद उसे भी खोलना पड़ा। हाँ, हमने ये पूरा जो पहले हड्डी रहता है ये खोलते हैं, उसके अंदर ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग आवरण रहता है, उसको भी थोड़ा सा स्किलफुली निकालना पड़ता है अलग करके। फिर ब्रेन के अंदर जाके वो पूरा खून फैला हुआ था, वो खून का थक्का हमने धीरे धीरे अच्छे नॉर्मल ब्रेन को डैमेज बिना किए दूरबीन के अंदर माइक्रोस्कोप जो है न्यूरो का, वो लेके पूरा अच्छी तरह से उनको पूरा निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद दूसरा स्कैन भी करके देखा और उसमें दिख गया कि हाँ, ये ऑपरेशन के पहले वाला स्कैन है जिसमें पूरा खून का थक्का दिख रहा है और ये ऑपरेशन के बाद का स्कैन है जिसमें खून बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और बिना ब्रेन के मेजर कोई हिस्से को डैमेज किए। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेशन करना और ऑपरेशन करते वक्त नॉर्मल ब्रेन को कहीं डैमेज ना करना, ये दोनों चीज़ें। नहीं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है बट पेशेंट को परमानेंट विकलांगता आ जाती है, वो एक बहुत ही भयावह परिस्थिति होती है। और एक दो केसेस जो इस तरह के डिफ़िकल्ट रहे हैं या कुछ बड़े जो केसेस रहे हैं, थोड़ा उस बारे में भी जान लेना चाहूँगा। अभी एक 40 साल के पुरुष आए थे जिनको गए 6 महीने से चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उनकी नस गर्दन के स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही थी और 2 लेवल पे। और इस लेवल पे ये खतरा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को जब आप कॉम्प्रेशन निकाल देते हो तभी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने का खतरा होता है और उससे पेशेंट के दोनों हाथ पैर की ताकत पूरी चले जाती है, इवन सांस लेने की क्षमता भी उसकी नष्ट हो जाती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे काफ़ी दिन रखना पड़ता है। वो केस भी हमने यहाँ गर्दन में आगे से छेद लेके पीछे नस है और दबाव हमने आगे से पूरा ऑपरेशन करके इस तरह अन्न नलिका, सांस नलिका है, इधर ब्रेन को खून का सप्लाई करने वाली इम्पोर्टेंट कैरोटिड आर्टरी है, वो दोनों के बीच में से जाके रीढ़ की हड्डी तक पहुंचना और फिर वहाँ का जो स्लीप डिस्क है उसको पूरा निकाल के स्पाइनल कॉर्ड का दबाव निकालना और फिर वो जो गैप बन जाता है पेशेंट के ही कमर से हड्डी का टुकड़ा बराबर साइज़ का लेके वो दोनों लेवल पे भर के उसको फिर से सीमेंटिंग करना, तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ पे न्यूरो सर्जन हूँ और ना ही कोई ट्रेंड असिस्टेंट या स्टाफ है। उनको सबको ट्रेन कराते कराते ये सारी चीज़ें करना ये एक बहुत ही मुश्किल का काम था, बट सर्जरी सक्सेसफुल हुआ और पेशेंट अभी धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो रही है। काफ़ी किस तरह का जो ट्रीटमेंट रहा, किस तरह लोगों को राहत मिली है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और किस तरह का डिफ़िकल्ट जो केसेस थे इन्होंने सॉल्व किया है, ये इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं जान लेना चाहूँगा, जो यहाँ पेशेंट जो आ रहे हैं लगातार, भले ही सेंट लुक्स का नाम लेकर जब हमने समाचार किया था या आप आए थे, लेकिन आज यहाँ लोग आपको पहचानने लगे हैं, धीरे धीरे लोगों में आपका परिचय बढ़ा है, तो
जो आसपास के ज़िले या राज्य के जो लोग आते हैं, अब क्या है उनका रिएक्शन? शुरुआत में तो आप अतिथि थे, लेकिन आज अपने ही बन चुके हैं। अभी कभी कभी तो उसका दुष्परिणाम ये हो जाता है, कभी कभी कोई गायनेक का पेशेंट, ऑर्थो का पेशेंट, वो भी मेरा नाम सुन के आ जाते हैं, बोलते डॉक्टर साहब आप ही इलाज करो। तो पहले मैं उनको देख के समझ लेता हूँ और समझाने के बाद बोलता हूँ अब अगला इलाज मेरे मित्र करेंगे। फिर उनको गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन या ऑर्थोपेडिक को रिफ़र कर देता हूँ। बट मैंने देखा स्पेशली अरुणाचल और तिनसुकिया के आगे का जो डिब्रूगढ़ का जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, इन लोगों को काफ़ी राहत मिल गई, क्योंकि हमारा ओपीडी फीस भी बहुत कम है, केवल हम 250 रुपये में पेशेंट देखते हैं यहाँ पे, और हमारे ऑपरेशन के चार्जेस भी बहुत कम हैं। तो उन लोगों के लिए ये सही में रिलीफ है कि जो डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको इलाज की भी ज़रूरत है, उनके लिए एक स्वर्ण संधि। और मेरा एक सपना है कि चबुआ ये भले ही छोटा गांव रहेगा, बट इसमें हम सेंट ल्यूक हॉस्पिटल में न्यूरो सेंटर इतना अच्छा इस्टेब्लिश करेंगे कि आगे केवल असम और डिब्रूगढ़ के ही नहीं, बट आगे चल के और दूर के राज्यों से भी पेशेंट धीरे धीरे न्यूरो का उपचार करने के लिए यहाँ आएंगे। ये हमारी इच्छा है कि हम लोग चाहते हैं कि एक कम पैसे में 6 स्तर की, विश्व स्तर की न्यूरो सर्जरी, ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की सुविधा पेशेंट लोगों के लिए उपलब्ध कराए। और अभी जल्दी 6 महीने में हम लोग यहाँ MRI स्कैन भी इंस्टॉल करने वाले, तो ताकि सारा इलाज और सारा इन्वेस्टिगेशन अंडर वन रूफ हो जाएगा। पेशेंट को कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा सेंट ल्यूक हॉस्पिटल के न्यूरो और ब्रेन संबंधित और स्पाइन संबंधित कोई भी इलाज के लिए। और केवल ऑपरेशन ही नहीं, बिना ऑपरेशन से भी मरीज़ काफ़ी ठीक हो सकते हैं। आप अगर हमारा पूरा रिकॉर्ड देखोगे 3 महीने में, तो 15 तो ऑपरेशन किए हैं, 20 ऑपरेशन किए हैं, बट 300 से 400 तो मरीज़ बिना ऑपरेशन के एडमिट होके दवा से, प्रॉपर उपचार, फिजियोथेरेपी से भी ठीक होके गए हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से जो न्यूरो के अधीन जो बीमारियां विशेष तौर पर जो आती है, उनका नाम मैं थोड़ा आपसे जान लेना चाहूँगा। कौन कौन से विशेष तौर पर लक्षण होते हैं जो न्यूरो के? तो सब में कॉमन जो होता है, सर में या रीढ़ की हड्डी में चोट आना। दूसरा होता है कि प्रेशर स्ट्रोक, लकवा मार जाना। तीसरा हो जाता है मिर्गी की बीमारी, झटके आ जाना। अचानक एक आँख में ब्लाइंडनेस हो जाना, चेहरे में अचानक दर्द उठना, गर्दन, हाथ, पैर, कमर में नसों का दर्द बढ़ना, सियाटिका या सर्वाइकोब्रैकियल्जिया जिसे हम कहते हैं, और ऊपर से ब्रेन ट्यूमर एंड स्पाइनल ट्यूमर। ऐसे एक बहुत बड़ा एरिया है ब्रेन और स्पाइन सर्जरी बोला तो। एंड हम अधिकतम सर्जरीज अभी यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली में, चेन्नई में जिस स्तर पे सर्जरी होती है, उस स्तर की सर्जरी आज हम चबुआ में कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रही है। डॉक्टर साहब, और एक चीज़, आप आने के साथ ही और कई चिकित्सक भी हमने देखा कि कई राज्य से यहाँ उपस्थित हुए और वो भी चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं और काफ़ी लोग उससे भी स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो थोड़ा इस बारे में भी थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा कि अगर आपको जो जानकारी है, कौन कौन चिकित्सक आए हैं? हमारे यहाँ पटना से आते हैं डॉक्टर अशोक, जो ऑर्थोपेडिक में विशेषज्ञ है, जॉइंट रिप्लेसमेंट में विशेषज्ञ है। जल्द हमारे अस्पताल में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी चालू होगा। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर प्रकाश रंगास्वामी, वो भी चेन्नई से हमारे यहाँ हर माह में 2 बार आते हैं और गैस्ट्रो से संबंधित जो सारे इलाज है उसका उपचार करवाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट भी चेन्नई से आते हैं, किडनी के विशेषज्ञ है, वो भी किडनी के मरीज़ों को देख के क्या उपचार करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा परामर्श करते हैं। और जल्द इसमें धीरे धीरे कैंसर सर्जन हैं या रूमेटोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, जल्द हम अगले 6 महीने में हर विशेषज्ञ को सेवा हमारे सेंट ल्यूक हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाएंगे। एक चीज़ देखा गया कि चिकित्सा, चलिए बाहर के जो बजट है उससे तो काफ़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ खास पैकेज भी दिए जा रहे हैं सेंट ल्यूक्स के द्वारा, और गायनों के लिए भी स्पेशली जो हमने पैकेज सुना है। तो ये जो स्पेशली जो पैकेज आपके द्वारा दिया जा रहा है, इससे और बजट में कितनी राहत मिल सकती है और साधारण से साधारण व्यक्ति किस तरह चिकित्सा आकर ले सकता है, आपको लगता है? अभी तो जैसे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डिब्रूगढ़ से जो भी इलाज होता है वो आधे से कम दाम में हमारे यहाँ हो जाता है। गुवाहाटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डिब्रूगढ़ से भी ज़्यादा पैसा लगता है। हाँ, सरकारी अस्पताल जितना हम मुफ्त नहीं कर सकते हैं, बट
फिर भी अब जो अलग अलग योजना है, प्रधानमंत्री योजना है या मुख्यमंत्री योजना है, ईएसआईसी है, जल्द ये सारी स्कीम्स भी लागू हो जाएगी। तो जो जो सारे लाभार्थी रहेंगे वो इन स्कीम्स का भी फ़ायदा उठा पाएंगे, तो ऑलमोस्ट उनका बिना पैसे का ही इलाज हो जाएगा। अंत में एक बार फिर से मैसेज ले लेना चाहूँगा, चूँकि आने वाले समय में और ढेर सारी एक्सपीरियंस आपसे मुझे जानकारी लेनी है, लेकिन समय की कमी है। थोड़ा एक बार जो है हमारे जो आसपास के लोग हैं या जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं उनके लिए जो जानकारी है या मैसेज आपसे मैं ले लेना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि बीमारी को ज़्यादा दिन सहो मत, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द एक बार अस्पताल आके एटलीस्ट परामर्श कर लो, जो ज़रूरत की वो जांचें करवा लो, ताकि बीमारी गंभीर बीमारी होने के पहले ही हम पकड़ सके और उसका इलाज करके आपको अच्छी राहत दिलवा दे। कितने ऑपरेशन से अगर आप सही टाइम पे पहुंच गए तो बिना ऑपरेशन का भी इलाज हो जाता है। कितने सीरियस गंभीर पेशेंट होते हैं कि जिनको अगर हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट, जैसे हमारे यहाँ एक लेडी ओपीडी में आई थी कमर दर्द लेके, बहुत वृद्ध थी, 76 ईयर्स उनकी उम्र थी, और उसको हमने इलाज चालू किया। वो दूसरे दिन फिजियोथेरेपी के लिए आई, तब जस्ट मिलने के लिए आई, हेलो बोलने के लिए। तो मैंने कहा माता जी आपकी ज़बान आज थोड़ी लड़खड़ा रही है। तो वो बोली कि हाँ, कल रात से मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी टंग थोड़ी हेवी हो गई है और मुझे बात करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ये बहुत प्राथमिक लक्षण है स्ट्रोक का। तो हमने उनको समझाया कि माता जी हम एक सीटी स्कैन कर लेते हैं, 2 दिन अस्पताल रहना पड़ेगा, आपको नसों के द्वारा दवा दी जाएगी और आपको इससे पूरा आराम मिल जाएगा। और उन्होंने मानी भी बात। सीटी स्कैन किया, उसमें एक छोटा सा एरिया ब्रेन का था जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। हमने तुरंत उनकी दवा चालू की, खून पतला करने की और बाकी भी इतर दवाएं, और 2 दिन में माताजी की ज़बान भी ठीक हो गई, उनको कोई कमज़ोरी नहीं आई, उनको स्ट्रोक का अटैक नहीं आया। और अब हमने उनको ऐसी दवा दी है कि जिससे स्ट्रोक आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। उनको खून पतला करने की दवा सही समय पे देना, उनको नींद का, प्राणायाम का, पानी ज़्यादा पीने का और खाना टाइम टू टाइम खाने का, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम बोलते हैं, ये सब हमने बता दिए, जिसके कारण आने वाली गंभीर समस्या को टाल दिया गया। अंत में एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगा। जो बीमारी है या रोग का है एक अनचाहे अतिथि की तरह हमारे घरों में आ जाते हैं और परिवार के किसी न किसी सदस्य के द्वारा वो हमारे घरों में आकर हमें आर्थिक दिशा में कमज़ोर करते हैं या घरों की जो परेशानी है बढ़ा देते हैं। तो क्या सजेशन क्या रहेगा एक फैमिली के लिए, विशेष तौर पर जैसे कि आपने प्राथमिकता कही, किस तरह का सजेशन रहेगा एक परिवार को, किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि राहत जल्द से जल्द उन्हें मिल पाए और बजट कम से कम उनका बच जाए? अभी अगर आपने देखा कोई भी बीमारी का इलाज वो केवल दवा से नहीं होता है। दवा और सलाह का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन शैली में कहीं ना कहीं दोष है। खान पान बोलो या एक्सरसाइज नहीं करना बोलो या नींद कम लेना, पानी कम पीना, खाना उचित नहीं खाना या ज़्यादा नॉनवेज खाना, तो इन सारी गलत जीवन शैलियों की वजह से हमारे बीमारियों का बेस बनता है। तो हम परिवार को इतना ही कहेंगे, जो भी करो सीमित में करो और नियमित रूप से थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, अपने नींद की ओर ध्यान दो, पानी खूब पियो, हरी सब्जियां खाओ, और अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट का वगैरह बीमारी है तो आपका नॉनवेज का सेवन थोड़ा कम कर दो। ये छोटी छोटी सलाह जो हर घर में पहले हम लोग अपनी जो दादी थी, नानी थी, उनके जो नुस्खे सुनते थे, तो ये उनकी सलाह है। किसी ने पानी 3 लीटर पीना, ये डॉक्टर ने बोलने की ज़रूरत नहीं, ये तो हर आदमी जानता है कि पानी ये जीवन है, पानी का दूसरा नाम जीवन है। हमने सही रूप से पानी पीना चाहिए और सही मात्रा में पीना चाहिए। वो अगर नहीं पिएंगे तो शरीर में बहुत सारे जहरीले पदार्थ तैयार होते हैं, जो हम पानी ज़्यादा पीते तो किडनी के द्वारा ये जहर बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो ये विषारी द्रव्य हमारे शरीर में ही रहेंगे और एक दिन ये अपने बड़े रोग का कारण बनेंगे। तो छोटी छोटी जीवन की चीज़ों को ध्यान दें और आप स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, यही सबसे मेरी प्रार्थना। जी, इतनी व्यस्तता के बीच आपने जो समय दिया और काफ़ी जो जानकारी आपसे लेकर हमने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, और उनसे हमने काफ़ी जो जानकारी है किस तरह का
सलाह है विशेष तौर पर जो आम लोगों के लिए हमने लेने की कोशिश की और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। लगभग 3 महीने होने को है, लेकिन 400 के आसपास इन्होंने रोगियों का चिकित्सा किया है और लगभग 15 के आसपास इन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है ऑपरेशन कर लोगों को, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे उनका उम्मीद वापस लाया है इन्होंने। और साथ ही जो चिकित्सा जिस तरह का दिया है, आज शायद शुरुआत में ज़रूर यहाँ ये उपस्थित हुए थे कहा जाता था, लेकिन आज ये यहाँ के परिवार के एक सदस्य की तरह चिकित्सा कर रहे हैं। और इसीलिए आज सिर्फ तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ ज़िले से ही नहीं, असम या जो बाहरी राज्य है, बाहरी राज्य से भी आज यहाँ लोग आ रहे हैं और इसी उम्मीद से आ रहा है कि चिकित्सा होगा और उम्मीद उनका जो है खरा उतर रहा है। और कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह का जो चिकित्सा का व्यवस्था रहा या जो सलाह मशवरा जो हो चिकित्सा के क्षेत्र में, उनसे हम ले। फिलहाल मैं लूँगा विदाई। अपने साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।